जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज सुबह में मैंने भारत के भू आकृति से थ्योरी लाया था और शाम में आज मैं फिर आपके लिए उसी टॉपिक से 100 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि सुबह में आपको बताया गया था कि इसी टॉपिक से 100 क्वेश्चन लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, और इसको आप लोग देखिए और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। देखिए, तैयारी ऐसा करना है कि आगामी जो भी आपका एग्ज़ाम सामने है, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, इन सभी एग्ज़ामों में इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इससे आप जुड़िए। डेली एक रूटीन की तरह जैसे मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आप भी साथ साथ मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा, ज़रूर सफल होइएगा। जो भी लोग मेहनत करते हैं सफलता उनको मिलती है। तो यह सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। आज लमसम हमको लग रहा है 25 वीडियो, अभी तक 26 वीडियो मैंने टॉपिक वाइज डाला है और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया हूं। अब तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चल रहा है 3-4 दिनों से और यह कंटिन्यू चलेगा। अभी कहीं कहीं से टॉपिक दिया जा रहा है, अगले मंथ से इसको सिलसिलवार कर दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा। और अगले मंथ से आप लोगों के बीच रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आएगा, लाइव वीडियो आएगा। लाइव वीडियो में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाला जाता है। टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर जो भी लोग नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। यह कैसा आपको सीरीज लग रहा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डेड है, पता नहीं चलता है। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको फ़ायदा होगा। और इसमें चारों ऑप्शन बताया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 100 क्वेश्चन नहीं समझे, इसको 100 गुने 4 यानी कि 400 क्वेश्चन आपको डेली बताया जा रहा है, उसका थ्योरी बताया जा रहा है। और एक ही बात को इतना बार बोला जाता है कि आपको क्लासरूम में ही याद हो जाए। तो इस तरह अगर 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ बना लीजिएगा, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में कहीं से कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि और भी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे भारत के भू आकृति प्रदेश से 100 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में भूवैज्ञानिक संरचना शैल समूह की भिन्नता के आधार पर कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो मैंने सुबह में इसकी चर्चा आप लोगों के सामने किया था, सुबह में इसको मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इसका आंसर की बात करें तो 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 भूवैज्ञानिक संरचना में बांटा गया था। एक सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र था, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र था, एक प्रादीपीय खंड था, प्रादीपीय खंड था। और तीसरा की बात करें तो तीसरा आपको था हिमालय के अवशिष्ट, हिमालय की प्रादीपीय पठार, हिमालय की प्रादीपीय पठार भूभाजिक। तो 3 भागों में बांटा गया था। ये तीनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिडनी वुडार्ड ने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन किस आधार पर किया था। सिडनी वुडार्ड जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस आधार पर किया था। तो पर्वतीय ढाल पर, भूवैज्ञानिक आयु पर, नदी घाटी के सीमाओं पर और वनस्पतियों के प्रहार पर। तो यह कैसे किया था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो नदी घाटी की सीमाओं पर किया था। किस पे किया था, तो नदी घाटी सीमाओं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो यह डाटा आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो मैं भी इस क्वेश्चन को आपको दिया हूँ
लेकिन हमेशा ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, तो आप याद कर लीजिएगा, अगर मिलेगा तो गलती नहीं होना चाहिए। तो 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर और ऑप्शन डी की बात करें तो 3200 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर जो है ना, पूर्व तक लंबाई है पश्चिम से, वही उत्तर से नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर है। एन से नॉर्थ हो गया, एस से साउथ हो गया, मतलब उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अगर पूछा जाएगा तो 1500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा गया? पूछा गया कि कौन सा श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ऑप्शन डी की बात करें तो पीर पंजाल। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला का आपको चयन करना है। तो पीर पंजाल जो है ना, यह आपको लघु हिमालय का है। किसका है? लघु हिमालय का है, याद कर लीजिएगा, यह लघु हिमालय का है। और बाकी जो तीनों है यह आपको ट्रांस हिमालय का है। बाकी तीनों किसका है? ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जो है यह आपको ट्रांस हिमालय के हैं। सॉरी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है ट्रांस हिमालय के हैं और पीर पंजाल जो है लघु हिमालय का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति किस सागर के अवसादों में वलन से हुई है? किससे हुई है? वलन से हुई है। लाल सागर, टेथिस सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर। तो किस सागर से हुई है, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो हुआ है टेथिस सागर से हुआ है। किससे हुआ है? टेथिस सागर से हुआ है। अगला देखेंगे, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस संरचना के द्वारा अलग हुआ? ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से किस संरचना से अलग हुआ है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। MCT का होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF का होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट और ITSZ का होता है इंडस ट्रांसगोपो सैचुरेट जोन और HHF का होता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे गहरी गार्ज लगभग 5200 मीटर का निर्माण सिंधु नदी के किस स्थान पर हुआ है? जैसे सिंधु नदी के बारे में मैं कल भी चर्चा किया हूँ और जब भी मिलता है तो मैंने चर्चा कर देता हूँ। तो सिंधु नदी की लंबाई की बात किया जाए, सिंधु नदी की लंबाई आपको 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है और भारत के मात्र एक राज्य लेह से यह बहता है, लेह से बहता है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है। तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। गिलगित, बुंजी, लेह और कारगिल। तो क्या कह रहा है? भारत की सबसे गहरी की बात करें तो वो हो जाएगा बुंजी। बुंजी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बुंजी। ऊंच एशिया की रीढ़ यानी कि ब्लैक बोन ऑफ हाई एशिया किस श्रेणी को कहा जाता है? किस श्रेणी को कहा जाता है? लद्दाख के श्रेणी को, जास्कर के श्रेणी को, काराकोरम के श्रेणी को और कैलाश श्रेणी को किसको कहा जाता है? यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह जो है ना काराकोरम के श्रेणी को कहा जाता है ब्लैक बोन ऑफ हाई एशिया, ब्लैक बोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। लगभग क्या है? 6100 मीटर है।
और इसमें सही कथन चुनना है। दोनों में सही कौन सा कथन है? बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, ये भी आपको सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है तो सही है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आइए मिलाते हैं। सियाचिन, हिस्पर, बियोफो और बोल्टारो। तो सियाचिन की बात करें तो 76 किलोमीटर, एक का 1 हो जाएगा। हिस्पर की बात करें तो 61 किलोमीटर, बियाफो की बात करें तो 62 किलोमीटर और बल्टोरा की बात करें तो 58 किलोमीटर। तो यह सीधे सीधे मिलाया है। क्या किया है? सीधे सीधे इसका मिलान कर दिया है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डाटा आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। मैंने 100 क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, जो कि स्टेटमेंट वाला हो, कथन कारक वाला हो और मिलान करने वाला हो। सभी तरह के इजी टू मॉडरेट सभी क्वेश्चन को लाया गया है कि जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। अगला है, विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी किस श्रेणी में स्थित है? राकापोसी जो है यह किस श्रेणी में स्थित है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो राकापोसी की बात करें तो यह बृहद हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है और लघु हिमालय में। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। तो आंसर की बात किया जाए तो यह ट्रांस हिमालय में है। किस में है? ट्रांस हिमालय में है। किस में है? ट्रांस हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लघु हिमालय की बात करें तो इसमें K2 है, इसकी ऊंचाई 8611 है। लघु हिमालय की ऊंचाई 8611 है। और शिवालिक की बात किया जाए तो शिवालिक में आपको कौन सा है? हिमालय के यह नवीनतम चोटी है। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे नया चोटी है, नया चोटी है। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 13 नंबर, कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेपण के द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं, जो कि किस खेती मतलब केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी में यह बात आपसे पूछा गया है। कयाल, करेवा, दून और चोस, इसको क्या कहते हैं, यह बात आपसे पूछा गया। तो कश्मीर में जो है ना करेवा की खेती किया जाता है, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? पीर पंजाल जो है यह किस हिमालय के सबसे लंबी श्रेणी है? तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय और ऑप्शन डी की बात करें तो शिवालिक हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। अभी ट्रांस का भी चर्चा किया हूँ, बृहद का भी चर्चा कर दिया हूँ और शिवालिक के भी आपके सामने चर्चा कर दिया गया है चारों ऑप्शन के। अगला देखेंगे कि लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जैसे लघु हिमालय के ढाल पर, मतलब लघु हिमालय जो है उसके ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, यह बात आपसे पूछा गया है। मर्ग, बुग्याल या प्यार, दुआर, रोही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको बुग्याल और क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है। बुग्याल और प्यार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित नहीं है? मतलब लघु हिमालय और किसके? लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित नहीं है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया और लेह हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है, तो लेह जो है ना यह नहीं है। लेह जो नहीं है, शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग है।
यह सभी जगह घूमने वाला है। पर्यटक के लिए सभी जगह यह घूमने वाला है। पर्यटक लोग घूमने जाते हैं और नए नए शादी जिसका होता है वो भी लोग घूमने जाता है। नैनीताल, शिमला, मनाली, दार्जिलिंग, इन सभी पर हनीमून मनाने के लिए लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिवालिक श्रेणी को उत्तरी मैदान से अलग करने वाली भौगोलिक संरचना कौन सी है? भौगोलिक संरचना जो है कौन सी है, यह बात आपसे पूछा गया है। MBF, MCT, HHF और ITCZ। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि HHF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। HFF का फुल फॉर्म होता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अगला क्वेश्चन, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित समतल संरचना की घाटियों को पूर्व में क्या कहा जाता है? पूर्व में क्या कहा जाता है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो दून कहा जाता है, द्वार कहा जाता है, क्याल कहा जाता है, बिल कहा जाता है। तो पूर्व में इसको द्वार या द्वार कहा जाता है। पूर्व में क्या कहा जाता है? द्वार या दूर कहा जाता है। और वही दून की बात करें तो यह उत्तराखंड में होता है। दून उत्तराखंड, दून जो है उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। अगला देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा का निर्धारण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की किस सीमा का निर्धारण करती है? तो उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा, सबसे पूर्वी सीमा, और ऑप्शन डी की बात करें तो दक्षिणी सीमा। तो ये किसकी करती है? तो यह सबसे पूर्वी सीमा करती है, सबसे पूर्वी सीमा के करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये असम में है और मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कुट में प्रश्न जो दिया है इसका सही सुमेलित करना है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। मिजो की पहाड़ियाँ मिजोरम में। बरेल श्रेणी असम, मणिपुर और नागालैंड। बरेल श्रेणी जो है असम, मणिपुर और नागालैंड। तो सभी का मिलान जो है ना सही है, जैसे जो दिया है वैसे ही इसका मिलान है। तो इस तरह क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 सभी सही है, सभी सही सुमेलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आइए, सूची 1 का विभाजन सूची 2 से नदियों के सीमा से सुमेलित करना है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम आइए इसको मिलाते हैं, ये चीज़ पूछा गया। तो पंजाब हिमालय जो है ना सिंधु और सतलज, सुबह में मैंने बताया था थ्योरी में। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र। दिहांग अब कहीं कहीं आपको ब्रह्मपुत्र भी मिल जाएगा, आप लोग ये भी बात याद कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, मैक्सिमम जगह वही मिलेगा। तो पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता, असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता एवं दिहांग। तो इस तरह आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया कि कुमायूं हिमालय जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी है। नंदा देवी सबसे, और बद्रीनाथ भी और केदारनाथ। बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ केदारनाथ जो है उत्तराखंड में है। बृहद हिमालय की घाटियों में ग्रीष्म काल में बुग्याल जाने वाली खानाबदोश जनजाति कौन था? खानाबदोश जो जनजाति था वह कौन था, यह पूछा गया है। लेप्चा, भोटिया, गद्दी और थारू। तो वह जाति कौन था, यह पूछा गया आपसे। तो वह जाति की बात करें तो वह जाति था आपको भोटिया। क्या था? भोटिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लेप्चा जो है ना यह आपको सिक्किम में पाया जाता है। लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? तो सिक्किम में, याद कर लीजिएगा, सिक्किम। लेप्चा सिक्किम।
लेप्चा सिक्किम। अगला, उत्तराखंड के तराई भाग में स्वतः प्रकट होने वाले प्राकृतिक जल स्रोत को क्या कहा जाता है? स्वतः प्राकृतिक जल स्रोत को क्या कहा जाता है? गीजर, पताल तोड़ के कुएं, क्याल और प्याला। उसे क्या कहा जाता है? यह बात आपसे पूछा गया है। तो उसे कहा जाता है पताल तोड़ कुएं। क्या कहा जाता है? पताल तोड़ कुएं। क्या कहा जाता है? पताल तोड़ कुएं कहा जाता है। अगला है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों के स्थान पर कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है जिसका उपयोग चाय बागानों में होता है? जिसका उपयोग जो है चाय बागान में होता है। कहाँ होता है? चाय बागान में। तो चाय बागान में करेवा, दुआर, दून और चौस। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, दुआर में किया जाता है। मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस बेसिन जो कि कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है, यह किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से है। किससे? मिजोरम, याद कर लीजिएगा, मिजोरम से संबंधित है। अगला, लोटकक झील किस राज्य की प्रसिद्ध झील है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बहुत बार इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछा गया है। लोटकक झील असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में और मेघालय में। तो किस में है? यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मणिपुर में है। कौन सा है? मणिपुर में है लोटकक झील। मेघालय की बात करें तो उमियम, उमियम, उमियम झील कहाँ पे है? मेघालय। त्रिपुरा में की बात करें तो रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील है त्रिपुरा। और असम की बात किया जाए तो असम में आपको कौन सा झील है? चनपना, याद कर लीजिएगा, चनपना झील, चनपना, चनपना झील असम में है। चनपना झील असम में है। तो ये सब भी झील आप याद कर लीजिएगा। उमियम झील एकदम VVI है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है उमियम झील। और रुद्र सागर झील भी पूछा, रुद्र सागर त्रिपुरा, असम में चनपना झील और मणिपुर में आपको लोटकक झील। आइए आगे देखते हैं। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की तुलना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना असत्य है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में वर्षा की मात्रा पूर्वी हिमालय से कम होती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय से अधिक होता है। ऑप्शन सी कह रहा है पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता पूर्वी हिमालय से अधिक होता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी कह रहा है कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ही गलत है, गलत को चुनना था। ए सही है, बी सही है और डी सही है, यही गलत है, तो गलत को चुनना था। तो पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता की पूर्वी हिमालय से अधिक होता है, यह गलत है, अधिक नहीं होता है, कम होता है। अगला, जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे में है? जो जिला दारा, वनियाल दारा, रोहतांग दर्रा और सिपकिल्ला दारा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो जवाहर सुरंग जो है ना यह आपको बनिहाल दर्रा में है। बनिहाल दर्रा में। जो जिला दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में जो जिला दर्रा है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो HP का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, हिमाचल प्रदेश। HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, ना कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम। HP का मतलब हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला भी हिमाचल प्रदेश में है, जो जिला आपको जम्मू कश्मीर में है। और जवाहर सुरंग की बात करें तो बनिहाल दर्रा में स्थित है। आइए अगला, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 किस दर्रे से होकर गुजरता है? श्रीनगर से नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, बारलच्चा दर्रा, लानलाक दर्रा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जोजिला दर्रा। क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है ना यह आपको कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, सिक्किम में। लानकला दर्रा जो है यह आपको लेह में है।
और बारलच्चा की बात करें तो बारलच्चा आपको कहाँ पे है, तो बारलच्चा आपको हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में है, याद कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में। दर्रा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दर्रा आपको बता रहा हूँ। अब आइए मिलान करना है। लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, तुजुजारा मणिपुर। देखिए इस सभी सीधे मिलाया गया है। पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। लिपुलेख कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। बोमडीला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तुजुदारा कहाँ है, तो मणिपुर में। और जितना भी इसमें दिया गया है ना कहीं आपके एग्जाम में ये सारा दर्रा पूछा गया है। तो दर्रा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इस चैप्टर में दर्रा और झील ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कुछ आपको विश्व द्वाब से क्वेश्चन आता है, हिमालय से आता है, दून से आता है, झील से आता है और दर्रा से आता है। तो आइए मिलान करते हैं इसका। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत एवं चीन के बीच प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग का उपशाखा कौन सा दर्रा था, जिसे 2006 में पुनः खोल दिया गया। क्या किया गया, पुनः खोल दिया। 31 नंबर क्वेश्चन है। तब पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा को। कौन दर्रा को, नाथुला दर्रा को। नाथुला कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। जयलेपला कहाँ है, सिक्किम में। माना दर्रा कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है। माना कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। माना कहाँ है, आसिफ किला आपको अभी बताया हूँ। अगला, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित भारत के सर्वाधिक ऊंचाई लगभग 55 से 40 मीटर स्थित दर्रा कौन सा है। 55 से 40, तो जोजिला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बुर्जिला दर्रा है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काराकोरम दर्रा जो है सबसे ऊंचा है। काराकोरम दर्रा जो है सबसे ऊंचा है। काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा है। तो ऑप्शन बी, जो जिला दर्रा आपको अभी जम्मू कश्मीर बताया हूँ, रोहतांग हिमाचल प्रदेश बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। मनाली को लेह से जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा किस राज्य में है। मनाली से लेह को जोड़ने वाला, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर जो है ना यह बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अभी इसका ला नाक दर्रा और उत्तराखंड में नीति दर्रा, नीति दर्रा, मन्ना दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले को प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है। किस दर्रे को कहा जाता है, यह बात आपसे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 34, सिपकिला, बारलाचा, रोहतांग दर्रा, देपसांगला। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। बाकी का चर्चा किया हूँ। हाँ आइए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराने वाले मुख्य घाटी कौन सी है। मुख्य घाटी जो है यह कौन सी है, यह बात आपसे पूछा गया है। मुख्य घाटी कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, सिक्किम है और उत्तराखंड में। तो हेमिस की बात किया जाए तो हेमिस आपको कहाँ पे है, तो यह आपको लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का चर्चा कर दिया हूँ, उत्तराखंड का भी किया हूँ, हिमाचल प्रदेश का भी चर्चा किया गया है। छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध मालना घाटी किस राज्य में। प्रसिद्ध मालना घाटी जो है यह किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। वही उत्तराखंड की बात करें तो दून घाटी है। दून घाटी जो है, दून घाटी उत्तराखंड में है। दून घाटी उत्तराखंड में है। नुब्रू घाटी की बात करें तो नुब्रू घाटी आपको जम्मू कश्मीर में है। नुब्रू
घाटी जम्मू कश्मीर में, नुब्रू घाटी जम्मू कश्मीर में, और मालना घाटी जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है। मालना घाटी अरुणाचल प्रदेश, मालना घाटी अरुणाचल प्रदेश। तो इस सभी घाटियों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो धर्मशाला है किसमें? तो कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, स्पीति घाटी। तो कहाँ का है प्रसिद्ध पर्यटन धर्मशाला? आपको उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये कहाँ पे है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कांगड़ा घाटी में। कहाँ पे है? कांगड़ा घाटी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क 2004 में शामिल फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में 2004 में शामिल किया हुआ किस? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा। तो इसका आंसर की बात करें 38 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह सभी जो जिला दिया गया है सभी जिला उत्तराखंड के ही जिला है, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 39, डोकलाम क्षेत्र के संबंधित प्रसिद्ध चुंबी घाटी किन दो देशों के मिलन बिंदु के पास स्थित है? भारत, चीन, नेपाल, भारत, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, चीन, भारत, नेपाल और भूटान, चीन। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात किया जाए तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत, भूटान और चीन। भारत, भूटान और चीन। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। जुकू घाटी नागालैंड में है, जुकू घाटी जो है नागालैंड में है, और शांत घाटी तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ी में स्थित है। तो पूछा गया कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो जुकू घाटी सही बात है कि नागालैंड में है, यह स्टेटमेंट आपको सही है। लेकिन शांत घाटी तमिलनाडु में नहीं है, शांत घाटी आपको केरल में है। शांत घाटी कहाँ पे? तो केरल में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल एक सही है। केरल की शांत घाटी, देखिए आ गया, केरल की शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली में कौन सी नदी उद्गम होती है? कौन सी नदी उद्गम होती है? पेरियार, भरतपुजा, कंथी नदी और कावेरी नदी। तो कौन सी नदी होती है यह बात पूछा गया है। तो कंथी नदी होती है, कंथी नदी होती है। पेरियार की बात करें तो इडुक्की परियोजना जो हुआ था यह पेरियार नदी पर ही हुआ था। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितने किलोमीटर तक है? उत्तर भारत का पूछा गया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम लगभग कितना है? तो 2500 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर इसका विस्तार है। शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में छोटी नदियाँ यानी कि कंकड़ पत्थर के ढेर के नीचे अदृश्य हो जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है यह बात आपसे पूछा गया है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है यह बात पूछा गया है। तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। तो उस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर। अगला है भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित महीन कण एवं नम दलदली भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दलदली भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है यह बात आपसे पूछा गया है। तो उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई, ये सब याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, बांगर, खादर, तराई। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उत्तरी मैदान के उच्च भाग को क्या कहा जाता है? जैसे एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, एक पुरानी जलोढ़, एक को खादर कहते हैं, एक को बांगर कहते हैं। तो दोनों आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर पुरानी को पूछा गया तो पुरानी को बांगर कहा जाता है और नवीन को खादर कहा जाता है। नई को नई या नवीन, नई या नवीन, नई या नवीन, इसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन। बांगर क्षेत्र में शुष्क भागों में लवणीय एवं क्षारीय उत्फुलन के स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? उसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है यह बात आपसे पूछा गया है। रोही कहा जाता है, रेह अथवा कल्लर कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है और ऑप्शन
डी की बात करें तो चौस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेह अथवा कल्लर कहा जाता है, रेह अथवा कल्लर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित एवं अत्यधिक उपजाऊ निचली मैदान के भागों को क्या कहते हैं? मैंने अभी इसका चर्चा किया हूँ आपके सामने। उसको क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं, उसे कहते हैं खादर। नवीन को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई होता है उसे खादर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 49, दो नदियों के बीच स्थित भूमि के दोआब कहते हैं। रावी और चेनाब के बीच स्थित दो दोआब का क्या नाम है? रावी और चेनाब, रावी और चेनाब का आपसे पूछा गया है, तो उसे बारी दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी दोआब। और ब्यास और सतलज की बात करें, ब्यास और सतलज उसे कहते हैं विस्त दोआब, उसे कहते हैं विस्त दोआब। रचना की बात करें तो रावी और चेनाब, रावी और चेनाब, रावी और चेनाब। चज द्वाब की बात किया जाए तो चज द्वाब जो होता है चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पूछा गया रावी और चेनाब को क्या कहा जाता है? बारी दोआब। रावी और चेनाब को क्या कहा जाता है? बारी दोआब। और रावी और चेनाब को रचना दोआब भी कहते हैं, विस्ता दोआब। ब्यास और सतलज को चज दोआब जो है चेनाब और झेलम को। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में निक्षेपित पर्वतीय मैदान में नदियों को अपर्दन से निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पंजाब में निक्षेपित पर्वतीय मैदान में नदियों के अपर्दन से निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? चौस, व्हील, टाल और चार। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसे चौस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौस कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मिलान करने वाला है। क्वेश्चन 50 क्या है? आपको मिलान करने वाला है। विस्त दोआब, ब्यास और सतलज। देखिए आया विस्त दोआब, ब्यास और सतलज, यह सही है। बारी दोआब, ब्यास और रावी, ये भी आपको सही है। चज दोआब, चेनाब और झेलम, ये भी सही है। और सिंधु सागर जो है झेलम, चेनाब और सिंधु, ये भी सही है। यानी कि जो इसका मिलान किया गया है सभी सामने सामने मिलान कर दिया है। विस्त दोआब को ब्यास एवं सतलज, बारी दोआब को ब्यास एवं रावी, चज द्वाब को चेनाब एवं झेलम, और सिंधु सागर की बात करें तो झेलम एवं चेनाब सिंधु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का एक, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। गंगा के मैदान में पटना के निकट पाए जाने वाले प्राकृतिक गर्त को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक, गंगा के मैदान के पास पाए जाने वाले प्राकृतिक गर्त को क्या कहा जाता है? तो उसे जल्ला कहा जाता है, जल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्ला कहा जाता है। मोकामा, पटना में ही मोकामा जिला है, मोकामा है, जिसके निकट स्थित गर्त को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? और मोकामा से आप लोग जानते हैं कि कौन वहाँ से विधायक है, तो उसे जल्ला कहा जाता है, टाल कहा जाता है, व्हील कहा जाता है और द्वार कहा जाता है। तो मोकामा के क्षेत्र जो है ना वो टाल वाला क्षेत्र है। कौन सा हाल? टाल वाला क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 52 के ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल के बीच विभाजक रेखा कौन सी है? पूछा गया कि राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल के बीच विभाजन रेखा कौन सा है? विभाजन रेखा की बात किया जाए तो 25 सेंटीमीटर रेखा है, 25 सेंटीमीटर रेखा है। अगला है
राजस्थान के बांगर की उपजाऊ और उर्वरक भूमि को क्या कहा जाता है? राजस्थान के बांगर भूमि और उसकी उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? रोही, प्याल, बालसन और बरखान। उसे कहा जाता है रोही। क्या कहा जाता है? उसे रोही कहा जाता है। अगला आइए, भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? सांभर झील जो है किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? यह बात आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 था। उसे बालसन कहा गया है। क्या कहा गया है? बालसन कहा गया है। क्या कहा गया है? बालसन। आइए 56 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जिसे असम का जिला घोषित किया गया? असम का जिला भी घोषित कर दिया गया। उस नदी को आपको बताना है, यह बात आपसे पूछा गया है। व्हीलर द्वीप, न्यू म्यूर द्वीप, माजुली द्वीप और श्री हरिकोटा। तो इसका आंसर की बात करें तो माजुली द्वीप है। क्या है? माजुली द्वीप है। और श्री हरिकोटा की बात करें तो सतीश धवन केंद्र, सतीश धवन आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। व्हीलर द्वीप की बात करें, अबुल कलाम द्वीप, इसी को कहा जाता है अबुल कलाम द्वीप। इसी को क्या कहा? व्हीलर द्वीप को ही कहा जाता है अबुल कलाम द्वीप। अबुल कलाम द्वीप। और न्यू मूर द्वीप जो है, न्यू मूर द्वीप को भारत और बांग्लादेश के सीमा पर है। कहाँ पे है? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के सीमा पर है। भारत और बांग्लादेश के सीमा पर है। तो याद कर लीजिएगा, व्हीलर द्वीप के ही अब्दुल कलाम द्वीप नाम था। न्यू म्यूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के सीमा पर है। और माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। और श्री हरिकोटा की बात करें तो सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि कच्छ के रण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कच्छ के रण जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काला मरुस्थल, लाल मरुस्थल, सफेद मरुस्थल, लाल मरुस्थल, सफेद मरुस्थल और हरित मैदान। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, सफेद मरुस्थल। अगला है, प्रादीपीय पठार को किस प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है? प्रादीपीय पठार जो है किस का प्राचीनतम का भूभाग का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो वह जो है ना, वह आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रादीपीय, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन बी। प्रादीपीय पठार की अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया कि प्रादीपीय पठार के अरावली पर्वत श्रेणी का जो निर्माण हुआ था यह किस काल में हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। तो टर्सरी काल, प्री कैर्बियन काल, क्वाटरनरी काल और मेसोजोइक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्री कैर्बियन काल में हुआ था। प्री कैर्बियन काल में हुआ था। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अरावली पर्वत जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़, कुलबगढ़, गुरु शिखर और अनाईमुडी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की 1350, लमसम 1350, हाँ 1350 ही इसकी ऊंचाई है। और अनाईमुडी की बात करें तो 2695, अनाईमुडी की बात करें तो 2695 इसकी ऊंचाई है। तो ये तीनों का ऊंचाई पूछा जाता है। यह डाटा आपको याद रखना है। क्या करना है? यह डाटा आपको याद रखना है। अगला है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर अरावली के किस पहाड़ी पर अवस्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है अरावली के किस पहाड़ी पर है? आबू की पहाड़ी पर, नागा की पहाड़ी पर, गिरनार की पहाड़ी पर और कैमूर की पहाड़ी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आबू की पहाड़ी पर है। किस पर है? आबू की पहाड़ी पर, माउंट आबू की पहाड़ी पर। नागा की पहाड़ी की बात करें तो ये आपको नागालैंड में है।
नागालैंड। गिरनार पहाड़ी की बात करें तो यह आपको गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिला में है, नर्मदा जिला में। और कैमूर की पहाड़ी की बात करें तो यह आपको बिहार में है। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो बिहार में है। तो यह सभी आपको याद रखना है। आबू की पहाड़ी, अरावली पर्वत श्रृंखला, नागा पहाड़ी नागालैंड, गिरनार पहाड़ी गुजरात के नर्मदा जिला में, कैमूर की पहाड़ी बिहार में। बनास नदी किस नदी के एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि मेवाड़ के पठार से प्रभावित होती है? मेवाड़ के पठार से क्या होती है? प्रभावित होती है। तो नर्मदा है, ताप्ती है, चंबल है और सोन है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी है। चंबल नदी। सोन नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी भी आपको अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। ताप्ती की बात करें तो यह सतपुड़ा और विंध्याचल के सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से निकलती है। और सोन नदी जो है ना गंगा नदी में दक्षिण में आकर मिलती है, दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी है। और नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अगला, भारत में कौन सी नदी घाटी अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है जिसे उत्ताक भूमि भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिसे उत्ताक भूमि भी कहा जाता है। तो गंगा घाटी, चंबल घाटी, दामोदर घाटी, केन घाटी। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। क्या हो जाएगा? चंबल घाटी। दामोदर घाटी की बात करें तो 1948 में छोटा नागपुर और दामोदर घाटी को ही मंदिर की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था, मंदिर की संज्ञा दिया था। अगला है, मालवा के पठार में बेसाल चट्टान के अपक्षरण के किस मृदा का विकास हुआ था? मालवा के जो पठार है ना, मालवा के पठार में बेसाल चट्टानों के अपक्षरण से किस मृदा का विकास हुआ था? लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, गुजरात और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। बुंदेलखंड के पठार में उत्तर प्रदेश के कितने जिले संबंधित हैं? बुंदेलखंड जो है उसके पठार में उत्तर प्रदेश का कितना जिला है, यह बात आपसे पूछा गया है। 5 जिला है, 7 जिला है, 8 जिला है और 10 जिला है। तो इसमें टोटल 7 जिला है, टोटल 7 जिला है। और 8 जिला आपको एमपी का है। बुंदेलखंड में 8 जिला जो है ना मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का 8 जिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी यानी कि धूपगढ़ 1350 किस पर्वत पर स्थित है? इसकी ऊंचाई 1350 है। यह किस पर्वत पर स्थित है? मायकाल श्रेणी के, राजपीपला पहाड़ी के, महादेव पर्वत के और ऑप्शन डी की बात करें तो अमरकंटक के। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव पर्वत के, महादेव पर्वत के। राजपीपला की बात करें तो यह कहाँ पे है? तो गुजरात में है। राजपीपला कहाँ है? गुजरात में। और अमरकंटक आप लोग की पता ही है, मध्य प्रदेश में है। अगला,
मैकाले श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक किन दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? मतलब अमरकंटक से कौन सी जो दो नदी है जिसका उद्गम होता है, वह कौन दो नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और सोन, सोन और चंबल, गोदावरी और कृष्णा। तो यह आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, और सोन की बात करें तो यह आके गंगा में मिल जाती है। दक्षिण से मिलने वाली गंगा में सोन नदी है। अगला, छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी कोयला भंडार के दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो मैंने अभी इसका चर्चा किया हूँ। छोटा नागपुर के पठार के सबसे बड़ी एवं कोयला भंडार के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो स्वर्णरेखा नदी है, महानदी है, दामोदर नदी है और बराकर नदी है। तो यह सभी नदियाँ छोटा नागपुर झारखंड के ही है। तो इसमें पूछा गया है कोयला के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो वह आपको दामोदर नदी है। कौन सी है? दामोदर नदी। स्वर्णरेखा नदी पर क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी। महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और बराकर नदी भी आपको कहाँ है? झारखंड में। प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर? देखिए आ गया क्वेश्चन। प्रसिद्ध जलप्रपात जो है हुंडरू किस नदी पर है? तो दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, इंद्रावती नदी और शरावती नदी। तो किस पर है? तो यह जो है ना आपको स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। दामोदर नदी पर रजरप्पा जलप्रपात है, राजरप्पा जलप्रपात। शरावती नदी की बात करें तो जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा। इंद्रावती की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। दामोदर पर रजरप्पा जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, इंद्रावती पर चित्रकूट जलप्रपात और शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। आइए, छोटा नागपुर का पठार का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ हिल किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो पारसनाथ जो है ना यह जैन धर्म से है। किससे? जैन धर्म से है। पारसनाथ जैन धर्म से है। और बौद्ध धर्म से आपको गौतम बुद्ध है, जैन धर्म से महावीर भी है। 72 नंबर, छोटा नागपुर के पठार में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति को क्या कहते हैं? उच्च स्थलाकृति को क्या कहते हैं, यह बात आपसे पूछा गया है। पाटभूमि, चास, चुआर और रोही। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पाटभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाटभूमि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, पाटभूमि। अगला है कि भारत में टीन धातु का मुख्य भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो टीन धातु होता है इसका संकेत होता है Sn। टीन का संकेत होता है Sn। छोटा नागपुर, बस्तर, दंडकायन का पठार, मालवा का पठार और ऑप्शन डी की बात करें तो धारवाड़ का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तर के दंडकायन के पठार में टीन धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, मेघालय के पठार छोटा नागपुर के पठार से किस गैप के द्वारा अलग होता है? मेघालय के पठार जो है छोटा नागपुर के पठार से अलग होता है किस गैप से? तो पाल गैप, पालघाट गैप से, मालदा यानी कि राजमहल गोरा गैप, सेनकोट गैप और ऑप्शन डी की बात करें तो भोरघाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, मालदा गैप से होता है। किससे होता है? मालदा गैप से होता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासीराम एवं चेरापूंजी किस पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है? किस पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है? गारो की पहाड़ी, खांसी की पहाड़ी, जैंतिया की पहाड़ी और मिकिर की पहाड़ी। तो इसका आंसर की बात करें तो यह आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खांसी की पहाड़ी में है। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में है।
और जैंतिया पहाड़ी भी मेघालय में है। और मिकिर की पहाड़ी जो है यह आपको असम में है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे है? असम में है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे है? असम में। हेलो, हाँ बोलिए। अभी तो अथी के रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, उसी मोबाइल से कर रहे हैं ना। हाँ 15-20 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। मेघालय के शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मेघालय के शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नॉकरेक, सारामती, ब्लू पीक और कुद्रेमुख। तो कौन सा है यह बात आपसे पूछा है, तो नॉकरेक है। मेघालय के सबसे ऊंची चोटी जो है वो नॉकरेक है। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी भाग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट में संलग्न पर्वतीय एवं पठारी भाग को क्या कहा जाता है, यह बात पूछा गया है। मैदान, मलनाड, कयाल और द्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा मलनाड। मलनाड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 77। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। भारत का प्रसिद्ध जोग या गरसप्पा, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, यह किस नदी पर? जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी, यह किस नदी पर है, यह बात पूछा गया है। बराही नदी पर, शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर और पेरियार नदी पर। तो जोग या गरसप्पा जो है ना, यह आपको शरावती नदी पर है। किस पर है? शरावती नदी पर है। किस पर है? शरावती नदी। वही बात करें कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है और सबसे ऊंचा यही है भारत के कुंचिकल। कावेरी की बात करें तो शिव समुद्रम। पेरियार की बात करें तो इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना किस पर है? तो पेरियार नदी पर। तो ये चारों ऑप्शन को आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो 455 मीटर कर्नाटक के शिवमोगा जिला में स्थित है। तो कभी कभी आपसे जिला भी पूछा जा सकता है। ये कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक के किस जिला में है? तो शिवमोगा जिला में है। तो वराही नदी पर, शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, तो किस पर है यह बात आपसे पूछा गया। तो मैंने अभी आपको कावेरी का भी चर्चा किया हूँ, शरावती का भी चर्चा किया हूँ, वराही का भी चर्चा किया हूँ और कालिंदी का चर्चा नहीं किया हूँ। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, वराही नदी पर। किस पर? वराही नदी पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य में स्थित एशिया के सबसे बड़ी दलदली भूमि कौन सी है? एशिया के सबसे दलदली भूमि आपसे पूछा गया है। तो एशिया के सबसे दलदली भूमि चिल्का झील, पुलिकट झील, केलूरू झील और वेम्बनाथ झील। तो इसका आंसर हो जाएगा कलेरू झील। कलेरू झील जो है यह सबसे दलदली है। चिल्का झील की बात करें तो यह लैगून झील है, लैगून झील है और यह उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा। पुलिकट झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाथ की बात करें तो अब इसको केरलम कर लीजिए, केरलम। केरल का नाम केरलम कर दिया गया, केरल का नाम केरलम कर दिया गया है। आप लोग इसे अब याद कर लीजिएगा। जिस तरह गया का नाम गया जी किया गया है, उसी तरह केरल का नाम केरलम कर लिया गया है और यह पास भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 81। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत के डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी और गुरु शिखर।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाईमुडी जो है ना दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। क्या है? 2695 मीटर। और वही गुरु शिखर की बात करें तो अरावली पर्वत का सबसे बड़ा ऊंचा गुरु शिखर जो है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर। महेंद्रगिरी पूरब का है, उड़ीसा में पड़ता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, डोडा बेटा, कलसूबाई और मुकुर्ती। तो इसका आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 81 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डोडा बेटा, डोडा बेटा। अगला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगम मंडलम यानी ऊटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यह बात आपसे पूछा गया है। अनामलाई के, काडमम के, नीलगिरी के और पालनी के। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी, नीलगिरी के में है, नीलगिरी के में है। आइए, पालघाट दर्रा किन दो पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र के मध्य में स्थित है? पालघाट दर्रा जो है किस में है? नीलगिरी और अन्नामलाई, अन्नामलाई और काडमम, अरावली और विंध्य, सहाद्री और सतपुड़ा। तो 83 के आंसर की बात करें तो 83 का आंसर हो जाएगा आपको नीलगिरी और अन्नामलाई। क्या हो जाएगा? नीलगिरी और अन्नामलाई में पालघाट दर्रा दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। तिरुवनंतपुरम को मदुरई को जोड़ने वाला सेनकुट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? किन पहाड़ी के मध्य में स्थित है, यह बात आपसे पूछा गया है। नीलगिरी के अन्नामलाई अन्नामलाई के काडमम, जवादी के सेवराय और नल्लामलाई के पालकोंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अन्नामलाई के काडमम, अन्नामलाई के काडमम। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा, पूछा गया मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह जो है ना आपको थाल घाट है। कौन है? थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और वही भोर घाट की बात करें तो मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और थाल घाट की बात करें, थाल घाट जो पाल घाट की बात करें तो पाल घाट जो है ना ये काडमम से अन्नामलाई को जोड़ता है, काडमम से अन्नामलाई को जोड़ता है। आइए, मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला प्रसिद्ध दर्रा कौन है? मैंने अभी चर्चा किया हूं, मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? तो आपको भोर घाट है। कौन सा है? भोर घाट। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? महाबलेश्वरम, हरिश्चंद्र, कलसूबाई और सेहलर। तो महाराष्ट्र के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कलसूबाई है, महाराष्ट्र के सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। यूनेस्को के द्वारा पश्चिमी घाट को किस वर्ष विश्व धरोहर में घोषित किया गया है? किस वर्ष विश्व धरोहर में घोषित किया गया है यूनेस्को को, यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह जो किया गया है ना 2012 में किया गया है। कब किया गया है? 2012 में। क्वेश्चन नंबर 89, केरल के मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा? केरल के मालाबार तट में, थोड़ा सा पानी पी लें। क्वेश्चन कह रहा है कि केरल के मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून के स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्याल, करेवा, बिल और टाल। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्याल। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्याल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी यानी कि बल्लम काली नौका दौड़ किस क्याल में होता है? किस क्याल में होता है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो अष्टमुडी क्याल,
पन्नामदा क्याल, वेम्बनाड क्याल, और ऑप्शन डी की बात करें तो कल्लेरू क्याल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पन्नामदा क्याल, पन्नामदा क्याल में है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के तट पर स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा के तट से स्वर्णरेखा नदी से महानदी के तट तक, तो स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात मैंने बताया हूं, और महानदी भी उड़ीसा आपको बताया गया है। तो उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, कोरोमंडल तट और मालाबार तट। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है। उत्कल तट कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। कोरोमंडल के तट से, कोंकण तट से, उत्कल तट से और कन्नड़ तट से। तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकण तट से जाना जाता है। किससे? कोंकण तट से जाना जाता है। अगला है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी कौन सा है? अंडमान और निकोबार, माउंट थूलियर, सैडल पीक, माउंट क्योबो और माउंट डियोवोली। तो कौन सा है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक। क्या हो जाएगा आंसर? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 है। जिसकी ऊंचाई क्या है? 738 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, अंडमान निकोबार द्वीप को निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है, और 10 डिग्री को छोटा निकोबार से कार निकोबार अलग करता है, और 8 डिग्री की बात करें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। अगला, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप, यह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में, लक्षद्वीप में और निकोबार में। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है यह किस द्वीप पर स्थित है? कार निकोबार द्वीप, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार और दक्षिणी अंडमान। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला अक्षांशीय चैनल कौन सा है? अक्षांशीय चैनल जो है यह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 97। आइए मिलाते हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री। तो मैंने अभी आपके सामने चर्चा किया हूँ। 8 डिग्री चैनल जो है ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। और 9 डिग्री की बात करें तो 9 डिग्री अंडमान, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, और 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार के अलग करता है, अभी चर्चा कर ही दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? इसका भी चर्चा हमने किया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? तो व्हीलर द्वीप पर, पंबन द्वीप पर, श्रीहरिकोटा, न्यू मुर द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। पंबन द्वीप, यह इसी को राम सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम सेतु, जो कि श्रीलंका और भारत। और व्हीलर द्वीप की बात करें तो व्हीलर द्वीप को ही अबुल कलाम द्वीप कहा गया। व्हीलर द्वीप को ही अबुल कलाम द्वीप कहा गया। आइए अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के तट के पास स्थित व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम क्या रखा गया है, यह बात आपसे पूछा गया है। स्वराज द्वीप, शहीदी द्वीप,
अब्दुल कलाम द्वीप और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 के, यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। स्वराज द्वीप को ही हैवलक द्वीप नाम था, स्वराज द्वीप को ही हैवलक द्वीप कहा जाता है, हैवलक, हैवलक, हैवलक द्वीप कहा जाता है। और शहीदी द्वीप की बात करें तो शहीदी द्वीप के ही नील द्वीप कहा जाता है, शहीदी द्वीप के ही नील द्वीप कहा जाता है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन। मन्नार के खाड़ी में भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज का भाग कौन सा द्वीप जिस पर रामेश्वरम स्थित है? तो मैंने अभी चर्चा किया हूँ, रामेश्वरम स्थित है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, पंबन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है और आलियावेट द्वीप है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप। क्या हो जाएगा? पंबन द्वीप। और वेलिंगटन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम मानव निर्मित झील है वेलिंगटन द्वीप, जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम मानव निर्मित झील है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है कौन सा? वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप है, झील नहीं द्वीप है। तो इस तरह आपके सामने मैं टोटल 100 क्वेश्चन लाया था भारत के प्रादेशिक आकृति से, और टोटल क्वेश्चन के एक एक करके आपके सामने डिस्कशन किया गया। जहां पर डिस्कशन चारों ऑप्शन करने लायक था, मैंने वहां पर चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया। जैसे दर्रा पूछा गया था, झील पूछा गया था, द्वीप पूछा गया था, इन सभी को काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से आपके सामने डिस्कशन किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा, और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट के पास पहुंचे। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सीरीज है, और भी सब्जेक्ट सब चलेगा। आपको फिजिक्स चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, बायोलॉजी भी चलेगा, मैथ, रीजनिंग टोटल चलेगा। आप समय का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब कुछ सेटअप हो चुका है और सब चीज़ स्टार्ट तुरंत कर दिया जाएगा। 10 से 15 दिन में A to Z सभी चीज़ का क्लास चलने लगेगा, और इससे आप जुड़िए। आपके आगामी एग्ज़ाम जो होगा 2-4 महीना बाद, 5-6 महीना बाद, उन सभी एग्ज़ामों में इस सीरीज से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप BPSC के एग्ज़ाम देंगे, BPSC के एग्ज़ाम अगर आप देंगे 72वीं का, उसमें देखिएगा इस सीरीज से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा, उसमें आप देखिएगा इस सीरीज से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर कल मिलूँगा सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।